हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आरसीसी में हमने देखा था कि तीन तरीके की प्रॉब्लम है। और पहली चीज ये याद रखना कि हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है। अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है। सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का मतलब ये है कि न्यूट्रल एक्सिस, ये क्रॉस सेक्शन है, इस न्यूट्रल एक्सिस के सिर्फ एक ही तरफ रेनफोर्समेंट लगा हुआ है। अगर ये रेनफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस के दोनों तरफ लगा होता तो हम इसको डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते। हम इसको डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा वाला केस, जिसमें सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के एक तरफ रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, वो वाला केस। इसमें हमने ये कहा था कि जो प्रॉब्लम्स होंगी तुम्हारे पास, वो प्रॉब्लम्स तीन तरीके की पूछी जाएंगी। कौन कौन सी? पहली वाली में आपसे गिवन होगा क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस, क्रॉस सेक्शन गिवन होगा। क्रॉस सेक्शन के अलावा आपको एएसटी गिवन होगा, एफसी के एफआई गिवन होंगे। और तुमसे पूछा क्या जाएगा? तुमसे पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात किया था कि आपको क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन पता होंगी, क्रॉस सेक्शन गिवन होगा, इसके अलावा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पता होगा। और यहां आपसे पूछा जाएगा एएसटी, मतलब एफसी के और एफआई तो हर केस में पता ही होंगे। और तीसरे वाला केस क्या था? आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पता होगा या मतलब लोड पता होगा। ठीक है। इसके लिए आपको क्रॉस सेक्शन भी डिजाइन करना पड़ सकता है और एएसटी भी डिजाइन करना पड़ सकता है। इन तीनों तरीके की प्रॉब्लम में से पहले तरीके की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं कि किस तरह से अगर क्रॉस सेक्शन पता हो, एएसटी पता हो, तो हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब चलते हैं दूसरे वाले केस पे कि जब आपको अगर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दिया हुआ हो तब हम किस तरह से एएसटी की कैलकुलेशन करते हैं। तो दूसरा जो केस है वो डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम टाइप 2। ठीक है। तो दूसरे तरीके की प्रॉब्लम में क्या है? टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्टील, टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्टील व्हेन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस एंड एंड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज गिवन। ठीक है। देखिए क्या करना है इस वाले केस में, जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो गिवन क्या क्या रहेगा? आपको गिवन दिया रहेगा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, आपको गिवन रहेगा एफ सी के एफ वाई, आपको गिवन रहेगा बी और डी। और जो चीज तुमसे पूछी जाएगी वो पूछा जाएगा एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। एक चीज हमेशा याद रखना यहां पे, अगर तुमको सर्विस मोमेंट दिया हो, अगर तुमको सर्विस मोमेंट दिया हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको मोमेंट दे, मोमेंट के अलावा वो लोडिंग भी दे सकता है, मोमेंट के अलावा वो लोडिंग भी दे सकता है। तो एक तो होता है सर्विस मोमेंट या सर्विस लोड, एक होता है सर्विस मोमेंट या सर्विस लोड, दूसरा होता है अल्टीमेट मोमेंट, दूसरा होता है अल्टीमेट मोमेंट या अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट मोमेंट या अल्टीमेट लोड। हम एक चीज पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जब भी लिमिट स्टेट मेथड पढ़ेंगे तो उस लिमिट स्टेट मेथड में यू विल गो फॉर अल्टीमेट मोमेंट ऑलवेज या अल्टीमेट लोड। हम हमेशा अल्टीमेट मोमेंट पे काम करते हैं, लिमिट सर्विस मोमेंट पे, या इसको वर्किंग लोड भी बोलते हैं या वर्किंग मोमेंट भी बोलते हैं। वर्किंग मोमेंट या वर्किंग लोड पे काम नहीं करते, हमेशा आप किस पे काम करोगे? अल्टीमेट लोड पे या अल्टीमेट मोमेंट पे। तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको डायरेक्ट उसने मोमेंट ही दे रखा हो सकता है उसने लोड दिया हो सकता है उसने लोड दिया हो। मान लेते हैं अगर लोड गिवन है, मान लेते हैं अगर लोड गिवन है, इफ लोडिंग इज गिवन, अगर लोडिंग गिवन है तो लोड में वो क्या करेगा? आपको सुपर इंपोज लोड दे देगा, आपको क्या करेगा? वो सुपर इंपोज लोड दे देगा। क्लियर है? सुपर इंपोज लोड का मतलब होता है लाइव लोड, सुपर इंपोज लोड का मतलब होता है लाइव लोड।
तो लाइव लोड सपोज कुछ भी दे रखा होगा उसने, लाइव लोड समथिंग किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरह से, ठीक है। अब लेकिन जैसे मान लीजिए ये कंक्रीट का क्रॉस सेक्शन है बीम, ये कंक्रीट की बीम है। अब इस बीम के ऊपर जो टोटल लोड लगेगा ना, इस बीम का जो टोटल लोड आएगा, वो टोटल लोड सिर्फ ये सुपर इम्पोज लोड नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंक्रीट का मेंबर है, ये जो आरसीसी का मेंबर है, इस आरसीसी के मेंबर का खुद का भी सेल्फ वेट होगा, इस आरसीसी का खुद का भी सेल्फ वेट होगा। क्योंकि जब हम अल्टीमेट लोड की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोड को या मैक्सिमम मोमेंट को काउंट करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। तो सुपर इम्पोज लोड या लाइव लोड तो उसने दिया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डेड लोड खुद को कैलकुलेट करना होता है अगर लोड की बात हो तो। डेड लोड मतलब कि जैसे ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन का खुद का लोड कितना होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन होती है कैपिटल डी इंटू कैपिटल बी। क्योंकि जब हम मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो मोमेंट की कैलकुलेशन करते टाइम तो आप रेनफोर्समेंट के सीजी तक आते हो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डी तक आते हो। लेकिन जब हम डेड लोड की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको इस पूरे के पूरे सेक्शन को लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई इसके बाद वाला जो सेक्शन है ये भले टेंशन को नहीं लेता हो, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का पूरा एरिया टेंशन को भले ही नहीं लेता हो, लेकिन उसका खुद का वजन तो होगा कि नहीं होगा, उसका खुद का वेट तो होगा ही, उसका डेड वेट तो होगा ही। तो जो डेड लोड की कैलकुलेशन के लिए है, डेड लोड की कैलकुलेशन के लिए ऑल ओवर सेक्शन मतलब ग्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको। जब हम बी और कैपिटल डी की बात करते हैं तो इसको ग्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस ग्रॉस क्रॉस सेक्शन को कंसीडर किया जाता है। दूसरी चीज ये याद रखना कि जब आरसीसी का डेड वेट की बात करते हैं, आरसीसी की, तो आरसीसी का यूनिट वेट लिया जाता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इस 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब को अगर हम इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू डी, इसको मीटर रख लेंगे, इसको भी मीटर रख लेंगे, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो समथिंग इंटू मीटर स्क्वायर, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, एरिया इंटू 25 किलो न्यूटन पर मीटर। इस तरह से डेड वेट की कैलकुलेशन कर लेंगे, डेड लोड का कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज भी याद रखना, अगर आपको मोमेंट नहीं देके अगर लोड दिया हो तो लोड से किस तरह से मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डेड लोड कैलकुलेट कर लेंगे। डेड लोड क्या हो जाएगा, बी इंटू डी इंटू 25 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम टोटल लोड कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से आ जाएगा आपके पास टोटल लोड, टोटल लोड W इज इक्वल टू क्या, लाइव लोड प्लस डेड लोड। लेकिन ये जो टोटल लोड होगा ना, ये टोटल लोड वर्किंग लोड होगा, ये टोटल लोड वर्किंग लोड होगा या सर्विस लोड होगा, ये टोटल लोड वर्किंग लोड होगा या सर्विस लोड होगा। क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि जैसे मान लीजिए 20 किलो न्यूटन पर मीटर इतने लाइव लोड के लिए बीम को डिजाइन करो, तो आप यहां पे जो लाइव लोड लोगे वो 20 लोगे, और जो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन होगी उसके हिसाब से डेड लोड आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा टोटल लोड, आपको मिल जाएगा टोटल लोड, ठीक है। लेकिन हम लिमिट स्टेट मेथड में इस वर्किंग लोड पे या सर्विस लोड पे काम नहीं करते, हम काम करते हैं अल्टीमेट लोड पे। तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना पड़ेगा, अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट के लिए मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया था 1.5, डेड लोड और लाइव लोड के कॉम्बिनेशन के लिए, अगर तुमको याद हो तो अल्टीमेट लोड कैसे निकाल लेंगे, अल्टीमेट लोड को मैं लिख देता हूं डब्ल्यू, अल्टीमेट लोड को मैं लिख देता हूं डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू डब्ल्यू। मतलब जो वर्किंग लोड है उस वर्किंग लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा अल्टीमेट लोड। यहां तक लोड की कैलकुलेशन खत्म हुई। लोड की कैलकुलेशन के बाद, लोड की कैलकुलेशन के बाद हमको मोमेंट की कैलकुलेशन करनी है, हमको मोमेंट की कैलकुलेशन करनी है। तो जो नेक्स्ट होगा स्टेप, आपका दूसरा नाम दे देता हूं मैं इस स्टेप को, इस स्टेप को दूसरा नाम दे देता हूं, कैलकुलेशन फॉर मोमेंट, कैलकुलेशन फॉर मोमेंट। तो मोमेंट भी कैसा होगा, अल्टीमेट मोमेंट होगा। अगर तुम्हारे पास लोड है और बीम का लेंथ दिया हुआ है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ये जो मोमेंट होगा ये क्या होगा, ये होगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग
मोमेंट। अगर आपको लोड दिया हो तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? WU L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। क्योंकि दो तरह का सेक्शन हो सकता है, ये आपने सॉम में पढ़ा होगा कि अगर सिंपली सपोर्टेड सेक्शन है तो उसका मोमेंट होता है कितना? WL स्क्वायर बाय 8। मैक्सिमम मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर कैंटिलीवर है, और कैंटिलीवर के लिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा यूडीएल के लिए वो कितना होता है? M इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 2। WL स्क्वायर बाय 2, क्लियर? WL स्क्वायर बाय 2। तो आपको ये मोमेंट मिल जाएगा, यहां से मोमेंट मिल जाएगा। ये एल इफेक्टिव क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इसको आप लेंथ ही समझ लो। एल इफेक्टिव क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि जो लेंथ होती है बीम की, उस लेंथ में से किस तरह इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करते हैं। ये चीजें आगे धीरे धीरे साफ होती चली जाएंगी। अभी के लिए इसको एल मान लो आप। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 कब होगा? जब तुम्हारा बीम सिंपली सपोर्टेड हो। जब बीम कैसा हो? सिंपली सपोर्टेड हो। नहीं तो फिर एम यू का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये किसके लिए होता है? ये होता है कैंटिलीवर के लिए। अगर लोड गिवन है तो आप मोमेंट इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। या फिर अगर आपको डायरेक्ट मोमेंट दिया हो, इफ वर्किंग मोमेंट इज गिवन, अगर आपको वर्किंग मोमेंट दिया हो तो उस वर्किंग मोमेंट को भी आपको अल्टीमेट मोमेंट बनाना है। देन अल्टीमेट मोमेंट, एम यू इजिकल टू क्या? 1.5 इंटू वर्किंग मोमेंट। 1.5 इंटू वर्किंग मोमेंट, क्लियर? इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? इस तरह से आपको मिल जाएगा एम यू। अगर लोड दिया हो तब भी हम एम यू निकाल सकते हैं, और अगर डायरेक्टली तुमको मोमेंट दिया हो तो मोमेंट भी निकाल सकते हैं। ये बात भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको वर्किंग मोमेंट देगा, वो आपको डायरेक्टली अल्टीमेट मोमेंट या मैक्सिमम मोमेंट भी दे सकता है। अगर वो कहे अल्टीमेट मोमेंट, अगर वो कहे अल्टीमेट मोमेंट, या वो कहे फैक्टर्ड मोमेंट, या वो कहे फैक्टर्ड मोमेंट, या वो कहे मैक्सिमम मोमेंट। इसी तरह से अगर वो कहे अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड या फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड या फिर मैक्सिमम लोड, इसका मतलब अल्टीमेट ही होता है। इन तीनों वर्ड का मतलब अल्टीमेट ही होता है। अगर वो कहे कि मैक्सिमम मोमेंट इतना है, अगर वो कहे कि फैक्टर्ड मोमेंट इतना है, अगर वो कहे कि अल्टीमेट मोमेंट इतना है, तो उसका मतलब क्या है? एम यू ही है। क्लियर? इस तरह से आपको पता चल जाएगा एम यू। तो क्या चीज पता चल गई आपको? एम यू पता चल गया, हमको पता चल गया एम यू का वैल्यू। भले ही मोमेंट दिया हो या लोड दिया हो, अल्टीमेटली हम एम यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमको क्या करना है? स्टेप 3 में लिमिटिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। स्टेप 3 में आपको लिमिटिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर लिमिटिंग मोमेंट। लिमिटिंग मोमेंट निकालना मैं बता चुका हूं किस तरह से निकालते हैं। एम यू लिमिटिंग इज इक्वल टू आर यू बी डी स्क्वायर। आर यू बी डी स्क्वायर, या दूसरा तरीका है सी इंटू जेड, टी इंटू जेड, किसी से भी निकाल लो, या फिर अल्टरनेटली किस तरह से निकाल सकते हो? अल्टरनेटली आप निकाल सकते हो एम यू लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के एक्स यू लिमिटिंग इंटू बी एंड डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू लिमिटिंग। जो आपको अच्छा लगे उससे हम लिमिटिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। मैंने जब अंडर रेनफोर्स ओवर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम, तब भी मैंने बताया था कि एक्स यू के अलावा हमारे पास दो पैरामीटर और होते हैं जिनसे हम अंडर रेनफोर्स ओवर रेनफोर्स सेक्शन पता कर सकते हैं। और वो क्या क्या है? एक तो है एम यू। अगर इस एम यू का वैल्यू एम यू लिमिटिंग से छोटा है, जब तो इस सेक्शन को बोलते हैं अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन।
अगर इस mu का वैल्यू mu लिमिटिंग के बराबर है तो इसको बोलते हैं बैलेंस सेक्शन, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड सेक्शन। और अगर ये mu एक्सीड करता है mu लिमिटिंग को तो इसको बोला जाता है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अगर हम मोमेंट के साथ काम कर रहे हैं और अंडर रेनफोर्स सेक्शन या बैलेंस सेक्शन हो, यहां तक तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन की जा सकती है, यहां तक सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको मोमेंट गिवन है और वो मोमेंट mu लिमिटिंग को एक्सीड करता है तो इस वाले केस में हम डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं, इसमें हम डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन की डिजाइन करते हैं, ये याद रखना। इसके अलावा एक पैरामीटर और है अंडर रेनफोर्स ओवर रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन को कैलकुलेट करने का या बताने का। अगर पीटी का वैल्यू मतलब परसेंटेज स्टील का वैल्यू, अगर पीटी लिमिटिंग से छोटा है, लिमिटिंग स्टील से छोटा है, तो वो सेक्शन होता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगर पीटी का वैल्यू पीटी लिमिटिंग के बराबर है तो उसको बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। और अगर पीटी का वैल्यू एक्सीड करता है पीटी लिमिटिंग को तो उसको बोलते हैं ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, उसको बोलते हैं ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्लियर? तो आपको स्टेप 3 में क्या करना है, एमयू लिमिटिंग फाइंड आउट करना है, फिर एमयू लिमिटिंग को चेक करना है एमयू के साथ, जो तुमको मोमेंट मिला उसके साथ। तीनों कंडीशन आती हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। डबली रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन हमने अभी तक नहीं सीखी है, तो अभी ये वाला केस छोड़ देते हैं, इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। अगर इन दोनों में आपको कुछ मिलता है, जैसे अगर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बैलेंस के बराबर हो तो किस तरह से एरिया पता करेंगे स्टील का, और अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो तो किस तरह से पता करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं एमयू और एमयू लिमिटिंग, तो हमने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि एमयू लिमिटिंग को डायरेक्टली टी इंटू जेड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। ये थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि यहाँ पे एक्स यू की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती जब मोमेंट का वैल्यू लिमिटिंग मोमेंट के बराबर होता है। तो क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर मैं एमयू लिमिटिंग का इक्वेशन लिखता हूं तो टी का मतलब होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू लिमिटिंग, ये इक्वेशन हो जाएगी एमयू लिमिटिंग की। तो यहाँ पे जो एक्स यू लिमिटिंग है, इस एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाती है, जैसे 0.48 डी है या 0.53 डी है या 0.46 डी है, जो भी ग्रेड ऑफ स्टील होगा उसके लिए। तो ये चीज आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी, बाकी सारी चीजें गिवन है, सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है, एएसटी नहीं है। तो एएसटी इस इक्वेशन से मिल जाएगा क्योंकि एमयू लिमिटिंग भी पता है और एफ सी के एफ आई भी पता है, ये सारी चीजें पता है। तो ये थोड़ी सी आसान अप्रोच होती है। प्रॉब्लम कब आती है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम करके देख भी चुके हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कंसिडर किया था ये कि अगर लिमिटिंग सेक्शन हो उसके लिए एरिया ऑफ स्टील किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, उसके लिए क्या करें, अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है उसके लिए क्या करें, देखिए क्या कर सकते हैं। इफ mu इज लेस देन mu लिमिटिंग, तब देखिए क्या करते हैं। अब हमको बताना तो क्या है कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब mu, आपको रेसिस्ट कौन सा मोमेंट करना है, जो मोमेंट गिवन है उसको रोकना है, mu को रोकना है। mu लिमिटिंग तो हमने ये पता लगाने के लिए चेक किया कि सेक्शन किस तरीके का है। अगर बैलेंस सेक्शन है जब तो दोनों वैल्यू बराबर होंगे, जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर mu छोटा है mu लिमिटिंग से तो क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है AST, हमको निकालना है AST। AST कब निकलेगा, जब AST इक्वेशन में होगा, और AST कौन सी इक्वेशन में होता है, T इंटू जेड वाली में होता है। तो MOR को या MU को मैं T इंटू जेड के बराबर अगर करूं, अगर हम T इंटू जेड के बराबर कर दें तो MU इज इक्वल टू बन जाएगा 0.87 FY इंटू AST डी माइनस 0.42 इंटू XU, ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। MU आपको पता है
एफ वाई आपको पता है और डी आपको पता है। एएसटी कैलकुलेट करना है लेकिन हमको एक्स यू भी नहीं पता, हमको एक्स यू भी नहीं पता। तो सबसे पहले आपको एक्स यू की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा, अभी तक हम क्या करते थे, एक्स यू के लिए सी बराबर टी किया करते थे अभी तक, जिसमें से सी होता था 0.36 एफ सी के एक्स यू बी और टी होता था 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। इस इक्वेशन से एक्स यू का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता था। कब? जब ए एस टी पता होता था तब। अगर ए एस टी पता ही नहीं है हमको, अगर मैं यहां से एक्स यू का इक्वेशन भी लिख दूं तो क्या बचा, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के बी। इस इक्वेशन में मेरे को एक्स यू भी नहीं पता और ए एस टी भी नहीं पता, तो एक ही इक्वेशन में दो अननोन हो गए, यहां से हम एक्स यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन ए नाम दे देता हूं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ए नाम दे देते हैं। अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम यही है कि हम एक्स यू कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि बिना एक्स यू के तो आपको ए एस टी मिलेगा नहीं, बिना एक्स यू के आपको ए एस टी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में दो अननोन है, एक ए एस टी अननोन है और एक्स यू अननोन है। तो एक काम हम कर सकते हैं एक्स यू के लिए, 4xu, क्योंकि हमको मोमेंट तो पता ही है, हमको मोमेंट तो पता है ना। अगर मैं इस मोमेंट की वैल्यू को c इंटू जेड के बराबर कर दूं, अगर इस मोमेंट की वैल्यू को c इंटू जेड के बराबर कर दें तो एम यू वुड बी 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। ये इक्वेशन बनेगी जिसमें से आपको एफ सी के भी पता है, बी पता है, डी पता है, सिर्फ क्या पता नहीं है, एक्स यू पता नहीं है। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स यू का वैल्यू। इस एक्स यू के वैल्यू को हम यहां पे पुट कर सकते हैं और आपको यहां से ए एस टी मिल जाएगा। इस इक्वेशन को मैं एक नाम दे देता हूं, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यू इन इक्वेशन 1, ए एस टी कैन बी कैलकुलेटेड। एक तरीका तो ये है, ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या तो कैलसी से डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है 9n1 से, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके भी आप काम में ले सकते हो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इससे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, तो आपको एक्स यू का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या करें, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अल्टरनेटली, अगर हमको एक्स यू की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो जो एक्स यू है उस एक्स यू की जगह पे इक्वेशन 1 में डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही वैल्यू अननोन बचेगी, वो बचेगी ए एस टी की। कैसे? अल्टरनेटली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स यू फ्रॉम इक्वेशन ए इंटू इक्वेशन 1, वैल्यू पुट करके देखिए, तो एम यू वुड बी 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। एक्स यू की जगह पे पूरे का पूरा ये वाला वैल्यू पुट कर दूं मैं, तो 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के इंटू बी, इस इक्वेशन में देखिए आपको कहीं भी एक्स यू नहीं दिखाई दे रहा। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वैल्यू अननोन है, और वो वैल्यू क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए एस टी। ठीक है, सिर्फ क्या है, ए एस टी अननोन है, तो यहां से डायरेक्टली आपको ए एस टी मिल जाएगा, यहां से आपको डायरेक्टली ए एस टी मिल जाएगा। ये तो कन्वेंशनल अप्रोच है, ये तो क्या है, कन्वेंशनल अप्रोच है।
अगर हम इस पूरी की पूरी रामायण को भी नहीं करना चाहें तो देखिए डायरेक्टली किस तरह से सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए एएसटी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। ये भी अल्टरनेट फॉर्मूला है जो हमारे बहुत काम आएगा आगे। तो हम इतने बड़ी अप्रोच को किसी को भी फॉलो नहीं करते, हम सिंपली क्या करते हैं, ये फॉर्मूला जो मैं लिखवा रहा हूं आपको आईएएस कोड में भी मिल जाएगा। जो अभी फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट वाला जिसमें एक्स का वैल्यू को पुट किया था उसी का सिंप्लीफिकेशन है वो। तो नया फॉर्मूला काम में ले सकते हैं अल्टरनेटली हम ए एस टी इज इक्वल टू 0.5 एफ सी के बाय एफ वाई 1 - 4.6 इंटू एम यू डिवाइडेड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी। इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपको डायरेक्टली मिलेगा ए एस टी। एक्स यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस पता है, बी डी पता है, एफ सी के पता है और लिमिटिंग मोमेंट पता है अगर, तो यहां से डायरेक्टली ए एस टी का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब तक काम करता है, ये फॉर्मूला काम करता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में। ये फॉर्मूला काम करता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में। किसका सिंप्लीफिकेशन है ये, हमने पिछले वाला जो फॉर्मूला देखा था एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। एक्स यू की वैल्यू क्या था 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू एफ सी के बी। इसी इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन है ये कि इससे आप ए एस टी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो तीनों अप्रोच में से जो आपको अच्छा लगे वो अप्रोच आप यूज कर सकते हो। क्लियर।